हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रोथ मंत्रा। ग्रोथ मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम और आप जुड़ चुके हैं अपने सीटेट जुलाई 2023 के लिए। जी हाँ, हम सीटेट 2023 के जो जुलाई वाले सेशन है जिसका एग्जाम है हमारा 20 अगस्त को, उसके हम क्रम में तैयारी कर रहे हैं। हमने अपनी तैयारी के इस क्रम में अब तक हमने ईवीएस को कंप्लीट कर लिया है, शिक्षण शास्त्र की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको भी अपना कंप्लीट कर लिया है और बाल विकास में लगभग अगर हम टॉपिक का बाई अप्रोच देखें तो हमने लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें आज हमारी 18वीं क्लास है। इसके बाद हमारी कुछ क्लासेस और हो सकती हैं, 2 या 3, जो कि हमारे थ्योरेटिकल बेसिस होंगे। उसके बाद हम अपनी क्लासेस कवर करेंगे, अपनी मॉक टेस्ट वगैरह, यानी कि हम प्रैक्टिस सेशन को करेंगे। तो लगभग हमारी सीडीपी भी अब खत्म ही होने पर जा रही है। आज की क्लास लगभग अंतिम क्लासों में से ही है, जिसमें आज का टॉपिक है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, और साथ में जानेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसे कहा गया है। सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बहुत ही हमारे सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि मूल्यांकन एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे सीटेट में हर पोर्शन की पेडागोजी में इस चैप्टर को, इस टॉपिक को शामिल किया गया है। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लैंग्वेज की पेडागोजी करें, ईवीएस पेडागोजी करें, मैथ्स पेडागोजी करें, एसएसटी पेडागोजी करें, साइंस पेडागोजी करें, या बाल विकास वाले पोर्शन के अंतर्गत अगर हम पेडागोजी करें या बाल विकास ही क्यों ना करें, उन सभी में ये मूल्यांकन चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। हर एक पेडागोजी के सब्जेक्ट में या सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। इस वजह से इसी एक चैप्टर में से अगर देखा जाए तो एक ही भी पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, क्योंकि जो टीचर या जो भी एग्जामिनर परीक्षा के लिए जो भी हमारा पेपर तैयार करता है, अगर कोई टीचर है उसने हिंदी पेडागोजी तैयार की है तो उसने हिंदी के अलावा अंग्रेजी की नहीं की होगी, या अंग्रेजी वाले ने जो की है उसने ईवीएस की नहीं की होगी, ईवीएस वाले ने अगर पेडागोजी तैयार की है तो उसने मैथमेटिक्स की नहीं की होगी। लेकिन ये टॉपिक सभी की पेडागोजी में शामिल है, इसलिए हो सकता है या कई बार ऐसा होता है कि लगभग हम सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी में इसमें चैप्टर में से क्वेश्चन मिल जाता है। तो आप उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं कि चैप्टर कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है या एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं साथियों फटाफट से अपने आज के इस टॉपिक की और मूल्यांकन जानेंगे कि मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या हैं और इसके कौन कौन से पक्ष हैं, और मूल्यांकन के कौन कौन से आदि जो भी अन्य बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सब टॉपिक है ही। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना किसी देरी के। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन या असेसमेंट एक महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ साथियों, मूल्यांकन से क्या मायने हैं? बिल्कुल साथियों, देखिए इस प्रकृति में, इस जीवन में हम जो भी कुछ काम करते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं तो हर काम को करने के पीछे कुछ हमारे उद्देश्य होते हैं, कुछ कारण होते हैं। तो हमने किसी भी काम को जब किया या हम उसे कर रहे हैं तो हमें इस बात की भी एक आवश्यकता बनती है कि हम समय समय पर उसकी जांच कर सकें, उसका अंकन कर सकें, उसको पता लगा सके कि हमने अपने लक्ष्यों को कितना प्राप्त किया है, या लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभी कितनी कमी है, या हमने इस काम को कंप्लीट किया तो हमें इससे क्या परिणाम मिला। तो इस प्रकार से जब हम किसी भी चीज की जांच करते हैं, परीक्षा करते हैं और उसका पूरा एनालिसिस करते हैं सभी पक्षों पर, तो उसी प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल्यांकन कहा जाता है। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अगर हम देखें तो इसका अर्थ है मूल्य प्लस अंकन। किसी भी चीज का अंकन करना और फिर उसके मूल्यों की चर्चा करना, अर्थात हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी मूल्यांकन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शिक्षा एक सउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है और इसके अपने कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। तो हमने उन उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया है, कहां कमी रही, कैसी चीजें रही, क्या, कब, कैसे, क्यों, इन सभी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमको उत्तर जानने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए, उनमें नई चीजों को जोड़ने के लिए, पुरानी चीजों को रिमूव करने के लिए, आदि आदि चीजों के लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी मूल्यांकन को करना पड़ता है। मूल्यांकन में क्या है? तो मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के संदर्भ में जांच या परीक्षा को बोला जाता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जांच या परीक्षा के स्थान पर मूल्यांकन शब्द को शामिल किया जाता है। क्या कहा जाता है? कि मूल्यांकन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन में 2 चीजें हैं, मापन प्लस मूल्यों का निर्धारण। बिल्कुल साथियों, मापन किया जाता है पहले किसी भी चीज का, फिर उस मापन के आधार पर वैल्यूज का
निर्धारण किया जाता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने को ही मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। एक एक बिंदु को साथियों बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, सभी को अभी डिटेल में जानेंगे, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में जांच या परीक्षा के स्थान पर मापन एवं मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया जाता है। मापन और मूल्यांकन दो अलग अलग चीजें हैं, हालांकि रिलेट करती हैं, एक दूसरे से कनेक्टिंग तो करती हैं, लेकिन एक स्टेप है और एक फाइनल स्टेप है, यह एक संपूर्ण है, एक उसका भाग है, वो अभी हम जानने वाले हैं। तो मापन या मूल्यांकन के द्वारा बालक के क्यों किया जाता है मूल्यांकन? तो हमने कहा उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, उद्देश्यों का देखते हैं कितनी प्राप्ति हुई है, उनके लिए किया जाता है। तो क्या उद्देश्य है हमारे? तो बालक के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में हमारे जो मूल्यांकन करने के कारण है वो यह है कि हम बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक इन पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात बालक ने किसी चीज को कितना ज्ञान प्राप्त किया, वे उसके व्यवहार में कितना शामिल हुए, उसकी क्रियाओं में कितने शामिल हुए, आदि आदि हमारे किसी भी शिक्षा या कार्य के उद्देश्य होते हैं। उसी में शिक्षा में ये हमारे 3 मेन मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं। जब इनका हम क्या करते हैं? मापन करते हैं और फिर मूल्यों का निर्धारण करते हैं। तो इसी प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। तो जानेंगे इसमें पहले हम अपना कि मापन क्या है। बिल्कुल, तो पहले किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है, प्राइमरी स्टेप, शुरुआत हमारी होती है मापन से, यानी कि मेजरमेंट से। पहले हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं। अब मापन होता क्या है इसको डिटेल में जानेंगे। इसका अर्थ है किसी बालक के गुण या व्यवहार का, बालक के जो भी गुण हैं, कैरेक्टर्स हैं, जो भी बिहेवियर्स हैं, जो भी उसकी चीजों का हम जांच कर रहे हैं, जब उसका हम संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? संख्यात्मक विवरण उसका प्रस्तुत करते हैं, तो वही हमारा क्या है? मापन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, बालक के संदर्भ में जो जानकारियां हैं, उसके गुणों की, उसके व्यवहार की, उसकी क्रियाओं की, आदि आदि चीजों की, उसी को अगर हम कहना चाहें तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब इन सभी जानकारियों को हम परिमाणात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं तो वही क्या कहलाता है? मापन। अर्थात जिसकी माप तोल की जा सके। अंकों के साथ या संख्यात्मक विवरण किसी भी चीज का जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मापन कहते हैं। इसके लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए इकाइयां भी हो सकती हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये किसी बच्चे का परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट है। तो इसमें नंबर दिए हुए हैं, हिंदी में इतने नंबर हैं, मार्क्स ऑब्टेन 85, इंग्लिश में 86, मैथ्स में 87, अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। तो ये क्या कर दिया हमने? इसका मापन कर दिया। क्या कर दिया? हिंदी में 85, इंग्लिश में 86 आदि आदि आ गए। तो ये क्या कर रहे हैं? हम किसी भी बच्चे का संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके गुण या व्यवहार का हमने कैसा विवरण प्रस्तुत किया है? परिमाणात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मापन। और एग्जांपल लेते हैं साथियों उसके, जैसे प्राची का वजन 70 किलोग्राम है। बिल्कुल, प्राची का वजन कितना? 70 किलोग्राम। तो क्या आप इस बात से निर्धारण कर सकते हैं कि वो प्राची मोटी है या पतली है? तो ये सिर्फ मापन किया है, अभी मूल्यांकन नहीं किया है। मूल्यांकन कैसे करेंगे? जब ये पता चले उसकी उम्र कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, हम तब निर्धारण कर सकते हैं कि प्राची मोटी है या पतली है। लेकिन वर्तमान में सिर्फ मापन किया गया है, अभी मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। तो मापन में क्या है? किसी भी चीज की बस संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत कर दिया। अब बाद में मूल्यांकन कैसे होगा? जब इन आंकड़ों के आधार पर अन्य आंकड़ों को भी कंपैरिजन किया जाएगा और जब उसके बाद जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो मूल्यांकन। पंकज की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो सिर्फ मानसिक आयु पता चल गई ना, लेकिन वास्तविक आयु जब तक नहीं पता चलेगी तो हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते वो बुद्धिमान है या मंद बुद्धि है या पिछड़ा बालक है, क्योंकि अभी वास्तविक आयु हमें नहीं पता। तो ये सिर्फ हमने मापन किया है, अभी मूल्यांकन
नहीं किया। आरती के हिंदी में 70% अंक है, यस 70 अंक है, तो इसका मतलब सिर्फ मापन किया। इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि वो हिंदी में पढ़ने में होशियार है या कमजोर है। हो सकता है और सब विषयों में उसके 95, 98 इस तरह के नंबर हो, तो देखा जाए तो हिंदी में कमजोर है। हो सकता है अन्य विषयों में 50, 40, 45 ही नंबर हो, तो फिर इस हिसाब से वो हिंदी में एक अच्छी होशियार लड़की है। लेकिन खाली अंक बता दिए हिंदी के 70, तो सिर्फ ये मापन हुआ, इसको हम मूल्यांकन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट धारणा हमारी नहीं बन पा रही है। लेकिन फिर भी इसको हमें और भी डिटेल में भी जानेंगे एक एक बिंदु को, क्योंकि एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है। तो मापन को हमने जाना जो संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। वही मूल्यांकन की बात करेंगे, इवैल्यूएशन की। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम का मापन करता है। हमने बताया था कि पहले क्या किया जाता है, सर्वप्रथम मापन। मूल्यांकन एक प्रोसेस में मापन सबसे पहले जरूरी होता है। पहले मापन जरूर होगा, लेकिन वो कैसा होगा, सिर्फ संख्यात्मक विवरण होगा किसी बालक के संदर्भ में। तो शिक्षक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम का मापन करता है पहले, फिर इसके आधार पर बालक के मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करता है। तो पहले मापन से तो उसके जो है संख्यात्मक विवरण आ गया, फिर उसकी अन्य जानकारियों को देखता है, और बच्चों के कितने आए, अन्य विषयों में कितने आए, आदि आदि जानकारी जुटाता है। फिर उन सब के आधार पर जो निष्कर्ष निकालता है वही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता क्या है, उसकी अनुभूतियां क्या हैं, आदि का मापन कर उनके मूल्यों का निर्धारण करने से है। इन सभी चीजों का पहले मापन किया जाता है, और फिर सेकंड स्टेप होता है उनका निर्धारण करना, उनके वैल्यूज का, मूल्यों का निर्धारण करना। जब जो निष्कर्ष निकलेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। तो मूल्यांकन को इसलिए एक व्यापक प्रक्रिया भी कहा गया है। क्या कहा गया है, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि पहले इसमें मापन करना पड़ता है, फिर वैल्यूज को कलेक्ट किया जाता है, फिर उन सब चीजों में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, और जब जाकर हमारा क्या होता है, हमारा मूल्यांकन होता है। तो जैसे मापन में हम संख्यात्मक विवरण निकाल रहे थे, ऐसी मूल्यांकन में क्या कर रहे हैं, मूल्यों का अंकन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया हुई। अब एक बार इन सभी को डिटेल में कंपैरिजन करते हुए अंतर भी निकालेंगे मापन और मूल्यांकन में, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। तो उससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। मूल्यांकन क्या है, मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है। मापन क्या है, अंक निर्धारण की। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। जैसे कि पहले भी मैंने रिजल्ट दिखाया था, अब फिर रिजल्ट दिखाया जा रहा है। तो उसमें क्या था कि हिंदी में इतने नंबर, अंग्रेजी में इतने नंबर, मैथ में इतने नंबर। अब इसमें मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, फिर देखो इसमें लिखा हुआ है, बीच में कुछ चीजें और लिखी हुई हैं। मिनिमम मार्क्स 35, मैक्सिमम मार्क्स 100। तो अब इसमें मूल्यांकन किया जा सकता है। 85 आए, कितने चाहिए थे, 35 नंबर चाहिए थे। 85 नंबर आ गए, 35 चाहिए, यानी कि पास है, और बहुत ज्यादा नंबर है ऊपर है इसके हिसाब से। तो अब हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, और लास्ट में हमने क्या लिख दिया, पास, क्योंकि किसी भी नंबर, किसी भी विषय में इसके नंबर 35 से कम नहीं है। तो अब क्या हो गया, ये इसका मूल्यांकन। जैसे हमने इन सब चीजों को मैच किया कि मिनिमम कितने चाहिए, मैक्सिमम कितने हैं, 500 में से कितने आए हैं, तो अब हम इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसकी क्लास में स्थान निकाल सकते हैं, उसका रिजल्ट बता दिया हमने, पास या फेल। तो इसका मतलब है हमने जब जो भी उसके अदर फैक्टर्स हैं, अदर चीजों के साथ कंपैरिजन करते हुए जब मापन के आधार पर हमने मूल्यों का निर्धारण किया, तो वो क्या कहलाया, हमारा मूल्यांकन कहलाया। चलिए अब इनको एक एक को अंतर को समझते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा और रह गया इसमें, कोई बात नहीं। इससे उसमें प्रेरणा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की हिम्मत पैदा होती है, तथा साथ ही साथ अपनी कमियों की जानकारी भी मिल जाती है। मूल्यांकन का अध्यापकों के लिए भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों की ही जानकारी नहीं देता, इस बात की भी जानकारी देता है कि हमारी शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही हैं, हमारा शिक्षण का जो कौशल है वो कितना प्रभावी है, हमारे जो भी व्यवस्थाएं हैं वो कितनी सटीक रही हैं, और किन में क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। तो मूल्यांकन से सिर्फ बालकों का ही मापन या मूल्यों का निर्धारण नहीं होता, साथ ही साथ शिक्षक, माहौल, शिक्षण विधियां, शिक्षण शास्त्र,
हमारा जो भी चीजें हैं उन सभी का मूल्यांकन होता है, हमारी व्यवस्था का भी मूल्यांकन होता है। अब आपके सामने आ चुके हैं मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। तो बिल्कुल पूरा पॉइंट बात करेंगे। तो मापन का क्षेत्र कैसा माना गया है? सीमित माना गया है, छोटा माना गया है। और मूल्यांकन को कैसा कहा जाता है कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि मापन के द्वारा बालक के सिर्फ किसी एक पक्ष पर ही बल दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? तो मापन में किसी बालक के सिर्फ एक पक्ष पर ही बल दिया जाता है, सिर्फ उसका अंकन किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन में सिर्फ एक पक्ष पर बल नहीं दिया जाता, उसके सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, सभी के साथ कंपैरिजन किया जाता है, आदि आदि चीजें की जाती है। इसलिए हमारा मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। अगला अंतर है, मापन में क्या होता है? जो मापन है हमारा वो एक प्रकार से मूल्यांकन का क्या हुआ? एक भाग हुआ, एक पार्ट हुआ। तो मूल्यांकन का मापन जो है वो क्या है? मूल्यांकन का एक पार्ट है, जबकि मूल्यांकन क्या है? मापन के बाद की एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? मापन के बाद की जाने वाली एक प्रक्रिया है। मापन में क्या होता है? मापन में जांच करके उसको अंक प्रदान करे जाते हैं। क्या करे जाते हैं? अंक प्रदान करना। अर्थात जब हम जांच करते हैं और उसको अंक प्रदान करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? मापन कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। और जब उत्तर पुस्तिकाओं को अंक प्रदान कर दिए गए, यानी कि मापन कर दिया गया, और उसके बाद जब हम उन अंकों का भी मूल्य निर्धारण करते हैं कि 100 में से 80 आए हैं, पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 85। हो सकता है कोई बड़ी परीक्षा हो, जरूरी थोड़ी है वो हाई स्कूल 10वीं 9वीं 8वीं इनकी कक्षाओं की कोई परीक्षा हो। एक सामान्य तौर पर हम लेके चले तो हो सकता है कोई एंट्रेंस एग्जाम हो रहा हो क्लास 6 के लिए, किसी नवोदय जैसे स्कूलों में होते हैं जैसे उनमें, तो वहां पर क्या किसी बच्चे के 80 नंबर आ गए तो क्या हम मान लेंगे कि वो पास है? नहीं, जब तक नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक उसमें क्या होगा और भी देखना पड़ेगा कि ज्यादातर बच्चों ने कितने लिए हैं। क्योंकि जब हमारे कोई कंपटीशन आदि होता है, जब हमारी सीट फिक्स होती है, तो वहां पर क्या होता है? एक मिनिमम लेवल ना रखने के बजाय क्या रखा जाता है? जो मैक्सिमम्स कवर करते हैं स्कोर। तो हो सकता है वहां 80 नंबर वाला भी फेल हो जाए। तो इस अंकों से सिर्फ स्पष्ट नहीं होता कि वो क्वालिफाई कर गए या नहीं कर गए एग्जाम। क्यों? क्योंकि हमें तो टॉप 10 टॉप 100 निकालने। हो सकता है 1 लाख बच्चों ने परीक्षा दी हो और उसमें से 1000 बच्चों ने 90 से प्लस मार्क्स क्या किए हो? हासिल किए हो, और परीक्षा में सीट कुल 500 ही है, तो 80 वाला क्या है? बिल्कुल फेल माना जाएगा। तो इसका मतलब अंकों से सिर्फ हम किसी चीज का निर्धारण नहीं कर सकते। इसके लिए आवश्यक है कि हम उसके साथ साथ अन्य चीजों को भी जोड़ें और फिर उन अंकों का क्या करें? मूल्य निर्धारण करें। अर्थात जब हम अन्य चीजों के साथ उसको कंपैरिजन करते हैं तो वो प्रोसेस हमारी मूल्यांकन कहलाती है। मापन में क्या होता है? किसी निरीक्षण की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। तो मापन क्या है? मात्रा निर्धारण है, अर्थात इसको परिमाणात्मक मान भी कहते हैं। और जबकि मूल्यांकन क्या है? किसी निरीक्षण की मात्रा व गुण दोनों का निर्धारण करना ही क्या है? मूल्यांकन है। अर्थात यह परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। बिल्कुल साथियों, तो मापन क्या है? परिमाणात्मक, और जबकि मूल्यांकन क्या है? परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। चलिए, मापन से एक स्थिति का ज्ञान होता है। बिल्कुल मैंने बताया वो एक पक्षी है, किसी एक पक्ष पर ही बल दिया जाता है, तो ये संपूर्ण वातावरण से क्या रहेगा? पृथक रहेगा, अलग रहेगा। जबकि मूल्यांकन क्या है? विभिन्न परीक्षाओं का समावेशन। हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, मैथ्स के लिए आपने परीक्षा, और फिर सब उनके अंक इकट्ठे किए, मापन किए, और फिर उनके आधार पर आपने उसका क्या किया? मूल्यांकन किया, मूल्यों का अंकन किया। अर्थात मूल्यांकन परीक्षाओं का समावेशन है। इसमें एक स्थिति के बजाय संपूर्ण वातावरण की स्थिति का ज्ञान होता है। क्या होता है इसमें? संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान होता है। बिल्कुल साथियों, एक एक बिंदु को डिटेल में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे भी किसी भी बिंदु को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो मापन में क्या होता है? श्रम, समय तथा धन कम लगता है, क्योंकि मापन एक पक्षीय है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो इसमें क्या होता है? मेहनत कम लगती है, तो समय भी कम लगता है और धन भी कम लगता है। जबकि मापन एक व्यापक, जो मूल्यांकन है वो एक व्यापक प्रक्रिया है, तो उसमें क्या है? श्रम, समय तथा धन अपेक्षाकृत अधिक लगता है। इस सेकंड कॉलम में मापन लिख गया है, इसके लिए थोड़ी सी माफी चाहेंगे। ये मूल्यांकन होगा, तो क्योंकि हम कंपैरिजन करके अंतर पढ़ रहे हैं। तो मूल्यांकन में क्या होता है? हमारा श्रम, समय तथा धन अपेक्षाकृत मापन
अधिक लगता है। तो याद रखेंगे अगला बिंदु, किसी छात्र के संबंध में मापन के आधार पर क्या नहीं कर सकते, हम धारणा व्यक्त नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम इससे स्पष्ट नहीं कर सकते किसी की किसी परीक्षा में 100 में से 80 नंबर आए हैं तो वो पास है या फेल है। हो सकता है उस परीक्षा में पास होने के लिए क्राइटेरिया 90 अंक रखा गया हो, तो फिर क्या माना जाएगा, फेल। तो हम सिर्फ अंकों के आधार पर किसी भी चीज को स्पष्ट नहीं कर सकते, उसके अन्य चीजों को भी देखना पड़ता है। और जबकि मूल्यांकन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट धारणा किसी भी चीज के लिए बना सकते हैं, कुछ भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो आपके किसी विषय में अगर नंबर कम आ जाते थे तो आप क्या कहते थे, सिर्फ मेरे इस विषय में नंबर कम नहीं आए हैं, पूरी क्लास के बच्चों के कम आए हैं। तो ऐसा आप क्यों बोलते थे, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे थे उनसे कि आप मापन मत करो, अंकों को मत देखो, अन्य चीजों को भी देखो कि सबके कम आए, इसका मतलब ये नंबर कम नहीं है, ये सभी के इतने आए, इसका मतलब पेपर का ही लेवल या तो ऐसा था या चीजें कुछ खराब थी या पेपर आउट आया था, आउट ऑफ सिलेबस आया था। तो इसका मतलब आप मूल्यांकन कीजिए, आप इस बात को उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मूल्यांकन कीजिए, ये मत देखिए नंबर कम है, ये देखिए सभी के कम है, यानी कि ये एवरेज नंबर है या अच्छे नंबर हैं, ये बेकार नंबर नहीं है। तो आप क्या कर रहे थे, अन्य पक्षों की भी जानकारी देते थे उनको कि औरों के भी कम आए, सबके ही कम आए। इसका मतलब क्या है, आप मूल्यांकन करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, ना कि मापन के आधार पर कोई भी बात समझने दे रहे हैं। तो क्योंकि मापन के आधार पर स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं की जा सकती है, मूल्यांकन के आधार पर स्पष्ट धारणा की जा सकती है। अर्थात मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के साथ नहीं की जा सकती है। किसी के अंकों को देखकर सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि आप पास होंगे या नहीं, आपको सफलता उसमें मिलने वाली है, नहीं। जैसे कि आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं और आप कहते हैं कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, इतने नंबर हैं, तो फिर भी हम अंकों को देख करके ये नहीं कह सकते कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि अन्य पक्षों को देखना पड़ेगा कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने ने छोड़ा, कितने पेपर का डिफिकल्टी लेवल था, क्या क्या स्थितियां रही, और अन्य अन्य चीजों को भी देखना पड़ेगा। जब आप उन चीजों को देखते हैं तब कहते हैं भैया अभी थोड़ा सा कठिन है कहना, अभी आसान नहीं है कहना कि हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि आपको अन्य चीजों को देखे बिना आप क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में स्पष्ट बात नहीं कह सकते। तो उसके लिए क्या है, या आप कह भी रहे हैं कि हो जाएगा, तो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतने बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, अक्सर इतनी सीटें हैं, ये है वो है, तो आपको अंदाजा है कि अनुमान इस नंबर तक हो जाना चाहिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, मूल्यांकन, क्योंकि जो भी भविष्यवाणी की जा सकती है सार्थकता के साथ, वो मूल्यांकन के आधार पर ही की जा सकती है। तो अगला लास्ट बिंदु मापन और मूल्यांकन के संबंध में, अतः हम कह सकते हैं कि मापन क्या है, एक संकुचित प्रक्रिया है, और मूल्यांकन क्या है, हमारी एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या है, हमारी एक व्यापक प्रक्रिया है। अगला है साथियों मूल्यांकन के गुण। तो मूल्यांकन के हमारे कुछ गुण हैं, एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो जानेंगे कि एक मूल्यांकन के क्या क्या गुण होने चाहिए। जैसे कि कुछ गुण हैं आपके सामने, वैधता होनी चाहिए, वैध होने चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, हमारे मूल्यांकन में विश्वसनीयता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए, और विभेदीकरण की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन यह है क्या साथियों, एक एक को बिंदु को डिटेल में समझेंगे कि मूल्यांकन के गुण ये है क्या, तो जानते हैं उनको। उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि मूल्यांकन के गुण से मतलब इस बात से है कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उनके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि उसकी सार्थकता बनी रहे। तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, और उन्हीं गुणों को हम अन्य 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 अलग अलग नामों से जानते हैं, और उनकी को अब जानते हैं चल के। पहला है वैधता, जिसे कहते हैं इंग्लिश में वैलिडिटी। वैधता से क्या मतलब है, क्या मायने हैं, तो वैध का मतलब है कि इस प्रकृति में हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसके अपने कुछ निश्चित उद्देश्य हैं। बिल्कुल, आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई अपना मेन ऑब्जेक्टिव है, आपका कुछ लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो हर कार्य को करने के लिए क्या होते हैं, कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। तो इस उद्देश्य को हमने कितना प्राप्त किया, क्योंकि हमें उद्देश्य प्राप्त करने हैं। हमें जब अपने किसी काम को कर रहे हैं तो उसका कोई अपना एक ऑब्जेक्टिव है, अपना एक लक्ष्य है। तो जब उन उद्देश्यों को हमें प्राप्त करना होता है, तो हम उन उद्देश्यों को कितना प्राप्त कर पा रहे हैं, इस बात की जो है जानकारी निकालने के संबंध में हम जिस चीज को भी प्रयोग कर रहे हैं, जो भी साधन प्रयोग कर रहे हैं, जो भी उपकरण प्रयोग कर रहे हैं, जो भी विधियां शामिल कर रहे हैं, अगर वो इस बात को अधिक से अधिक
स्पष्ट कर पा रहे हैं, उद्देश्यों की पूर्ति हो पा रही है, तो उन साधनों को क्या कहा जाता है? वैध है। अर्थात ऐसे साधन, उपकरण या विधियां जिनके द्वारा हमारे निश्चित उद्देश्य जो है उनकी प्राप्ति हो रही है, तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये वैध है। किसी से कम होगी, किसी से ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है कि एक समान होगी। तो जितने ज्यादा हो रही है जिस चीज से, तो हम कहेंगे ये अधिक वैध है, और कम हो रही है तो कम वैध है। तो वैधता का मतलब है कोई भी कार्य जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, अगर उस उद्देश्य की प्राप्ति उस विधि, उस साधन या उपकरण से हो रही है, तो वे साधन जो है, वे विधियां जो है वो क्या कहलाएंगी? वैध कहलाएंगी। तो उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, उस आधार पर ही उनको क्या कहा जा रहा है? वैध कहा जा रहा है। अब वैध का अपोजिट कुछ नहीं बनेगा, यहां पर कम वैध माना जाएगा या अधिक वैध माना जाएगा। तो वैधता का गुण होना चाहिए, अधिक है, कम है, वो हम बाद की बात करेंगे, लेकिन वैधता से मतलब क्या है? निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है कि नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के गुण को ही क्या कहा जा रहा है? उस विधि के संदर्भ में वैधता कहा जा रहा है। तो उम्मीद है कि पहली जो गुण है मूल्यांकन का आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले गुण की तरफ। अगला है विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबल। विश्वसनीयता क्या है? तो मूल्यांकन के संदर्भ में विश्वसनीय से मतलब क्या है? तो जैसा कि आप शब्द से ही समझ पा रहे हैं, विश्वसनीयता यानी कि विश्वास के पात्र। बिल्कुल। तो विश्वास के पात्र से मतलब क्या है? आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? विश्वास के पात्र होना चाहिए। अर्थात आपके ऐसी विधियां या साधन या उपकरण जिसमें कैसे हो, अगर उसको क्या करा जाए? दोबारा से भी चेक किया जाए या अन्य किसी व्यक्ति से भी चेक कराया जाए, उसकी जांच कराई जाए, तो भी परिणाम हर बार क्या रहने चाहिए? समान रहने चाहिए। तो अगर आप ऐसी किसी भी विधि को, ऐसे किसी भी साधन को, ऐसे किसी भी क्वेश्चन, प्रश्न पत्र, विधियां जो भी शामिल कर रहे हैं, वो अगर ऐसी है कि आप उसकी जांच किसी से भी करा लीजिए, हमेशा जो परिणाम है वो समान ही आएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या कहा जाएगा? कि ये विश्वसनीय है, या इसमें क्या है? विश्वसनीयता का गुण है या रिलायबल है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। विश्वसनीयता मतलब जिनमें अंकों का बदलाव ना हो, या दोबारा जांच करने पर भी परिणाम क्या रहते हो? समान रहते हो। तो ऐसे साधन, उपकरणों या विधियों को ही क्या कहा जाता है? विश्वसनीय कहा जाता है। तो मूल्यांकन के एक आवश्यक गुणों में से एक ये भी है। जानते हैं अपना मूल्यांकन का अगला गुण, वस्तुनिष्ठा यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। बिल्कुल आपने नाम सुना होगा, आप अक्सर कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपने सुना होगा कि पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसे कहते हैं, तो हमारा एक बार में उत्तर आ जाता है कि जिनमें 4 ऑप्शंस होते हैं। तो साथियों, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं होता। हालांकि वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब कभी भी 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं होता। इसका मतलब है कुछ एक्चुअल में। तो जो हम कहते हैं कि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन को या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम कह देते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो हम वैसे तो सही बोल रहे हैं, लेकिन ये उन क्वेश्चंस का नाम नहीं है। ये एक्चुअल में उन क्वेश्चंस का एक गुण है। क्या है? उन क्वेश्चंस का एक गुण है। तो जानते हैं इस गुण को, फिर समझेंगे कि उनको एमसीक्यू को क्यों कहा जा रहा है, या एमसीक्यू क्वेश्चन के अलावा क्या और भी कोई वस्तुनिष्ठ होंगे, तो इसको भी समझेंगे। तो समझते हैं पहले इस क्वालिटी को। तो वस्तुनिष्ठा का अर्थ है एक ऐसा गुण, हमारी विधियां, जो भी हमारे साधन या उपकरण है जिसके द्वारा हम मूल्यांकन कर रहे हैं, अगर वो विधियां ऐसी हैं जो पक्षपात रहित हो, अर्थात जो भेदभाव ना करती हो, अर्थात समान रूप से चीजें रहती हो, प्रत्येक स्थिति में कोई भी उनमें भ्रांति नहीं होती हो, और उत्तर स्पष्ट होते हो, और जो भी मूल्यांकन किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है? उत्तरों के लिखित आधार पर किया जा रहा है, या जिनके निश्चित उत्तर होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? कि ये कैसे हमारे उपकरण या साधन या विधि या क्वेश्चंस हैं? वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हैं। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, या वस्तुनिष्ठा का इनमें गुण है। अर्थात मूल्यांकन जब पक्षपात रहित हो, मूल्यांकनों के में उत्तरों के लिखित आधार पर ही हो, और क्या हो? इसमें कोई भ्रांति नहीं हो, उत्तर स्पष्ट हो, और सबसे महत्वपूर्ण इसकी
बात, एक विशेषता कि परीक्षा कराने वाले का या जो परीक्षा ले रहा है, जो मूल्यांकन कर रहा है, उसके व्यक्तिगत विचारों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि परीक्षा करने वाले के व्यक्तिगत विचारों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, निश्चित उत्तर हो, तो उन साधनों या उपकरणों या विधियों को क्या कहा जाता है? वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। तो जैसे कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, उसमें उत्तर बिल्कुल फिक्स होता है कि आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो कॉपी चेक करने वाला, मूल्यांकन करने वाले का उसमें विचारों का कोई महत्व नहीं है, इसलिए वो क्या हो गए? आपके वस्तुनिष्ठ हो गए। अब हम बात कर रहे थे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वस्तुनिष्ठ यानी कि, तो वस्तुनिष्ठ में कौन से आते हैं? तो हमने एक तो सीधे सीधे सबने जाना हुआ है 4 ऑप्शन वाले, 3 ऑप्शन वाले, 5 ऑप्शन वाले, उनको एमसीक्यू क्वेश्चन जिनको बोला जाता है, हम उनको क्या बोल देते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके उत्तर बिल्कुल निश्चित हैं और परीक्षा लेने वाले का विचारों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन साथियों, एमसीक्यू क्वेश्चंस ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, हमारे वो सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में शामिल किए जाएंगे जिनके बिल्कुल निश्चित उत्तर हो और उत्तरों में कोई बदलाव ना हो। जैसे कि आपके ट्रू फॉल्स, किसी भी क्वेश्चन का आंसर या तो सही है या गलत है। तो हर बच्चे को अगर किसी क्वेश्चन के लिए बोला गया है कि ये ट्रू है, तो हर बच्चा अगर राइट करेगा या ट्रू करेगा तो ही उसको अंक मिलेंगे, क्रॉस पर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं किसी को राइट पे अंक मिल जाए, किसी को क्रॉस पे भी अंक मिल जाए या गलत करने पर भी अंक मिल जाए, है ना। अगर ट्रू है तो सभी को ट्रू करना पड़ेगा, फॉल्स किया है तो सभी को फॉल्स करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें परीक्षक के विचारों का कोई स्थान नहीं है। आपको बिल्कुल निश्चित बंधे बनाए उत्तर है, कोई वो नहीं है, कोई भी इसमें भ्रांति नहीं होती है। जैसे कि हमें सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ और ऑक्सीजन सिलेंडर आदि किसकी जरूरत है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो एक वैसी बात हो गई। तो इसमें किसकी जरूरत है? हमें ऑक्सीजन की जरूरत है सांस लेने के लिए। तो बिल्कुल इसका निश्चित उत्तर है। अब ऐसा नहीं है कि कोई बी करे तो वो भी सही हो जाएगा, सी करे तो वो भी है। तो अर्थात इसमें बिल्कुल निश्चित उत्तर है, परीक्षा लेने वाले का विचारों का कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल बंधा हुआ बिल्कुल सारा सिस्टम है। इसलिए ये कैसा क्वेश्चन हुआ? हमारा ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ हुआ। लेकिन साथ ही ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिनका उत्तर बिल्कुल निश्चित है, जैसे कि पूछा जाए कि हमारे भारत देश की राजधानी क्या है, तो ये कैसा हुआ? ये भी एक प्रकार से हमारा एमसीक्यू, वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, क्योंकि इसका बिल्कुल निश्चित उत्तर होगा, एक ही उत्तर होगा। बेशक ऑप्शन तो नहीं दिए गए इसमें, लेकिन आपको बस ये लिखना है, उत्तर लिखना है। अगर आपको उत्तर लिखना भी है और हमने पूछा कि वर्तमान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो आपको कोई ऑप्शन तो नहीं दिया हमने, बस उत्तर लिखो अपने आप से, तो भी ये क्वेश्चन कैसा कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। तो हम उसको ऑब्जेक्टिव जो कह रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उसके क्वालिटी है। जैसे किसी को, हम लड़के को क्या कहते हैं, नाम लेकर के अक्सर पुकारते हैं कि भैया कालू आ गया, तो कालू आ गया। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका नाम तो कुछ और है, उसका नाम तो पवन है, अजय है, कुछ और नाम है, लेकिन हम क्या कहते हैं? कालू आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी है कि उसका रंग काला है, तो हमने उसके रंग के आधार पर उसको एक नाम दे दिया, कालू आ गया। तो इसी प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चंस की क्वालिटी है कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं आते, वे सभी क्वेश्चंस इसमें शामिल किए जाएंगे जिनके निश्चित उत्तर हो, एक ही उत्तर हो और अंकों में या उत्तरों में कोई बदलाव ना हो और परीक्षा लेने वाले के विचारों का उसमें कोई प्रभाव ना हो। तो जानते हैं, उम्मीद है कि आपको आज वस्तुनिष्ठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जानते हैं अगली विशेषता। अगला गुण है व्यापकता। मूल्यांकन का एक गुण है व्यापकता होनी चाहिए। आप सुनते भी हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए हमारा। तो सीसीई में हम इसको वो भी किया गया है बहुत ज्यादा कंसीडर। तो व्यापकता से मतलब क्या है? मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होता है? व्यापक होता है। अर्थात इस बात से क्या मतलब है? तो इससे मतलब है कि जो चीजें की जा रही हैं मूल्यांकन के संदर्भ में, वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें गहराई से चीजें पूछी जानी चाहिए। सिर्फ सतही स्तर की चीजों को नहीं शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के हर एक प्रकार के चिंतन, हर प्रकार की जो भी उसकी क्षमताएं हैं उसमें शामिल होनी चाहिए। जैसे कि ऐसे भी क्वेश्चंस होने चाहिए जिनके बिल्कुल निश्चित उत्तर हो, और ऐसे भी क्वेश्चंस को शामिल करना चाहिए जो उसको अपने सोच, चिंतन या इन सब क्रियाओं के आधार पर उत्तर देने पड़े। कुछ में उसको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस में उसको अपने विचार अभिव्यक्त ना भी करने का मौका मिले, लेकिन उसका ज्ञानात्मक पक्ष बिल्कुल स्ट्रांग रूप से जुड़ना चाहिए।
सभी प्रकार की चीजें उसमें जुड़नी चाहिए। क्वेश्चंस उसमें इस प्रकार से होने चाहिए, थोड़े से कठिन स्तर के भी क्वेश्चंस होने चाहिए, अभी सारी चिंतन पर आधारित भी क्वेश्चंस होने चाहिए, अब सारी चिंतन पर भी शामिल क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है? व्यापकता कहा जाता है। अर्थात एक ऐसा मूल्यांकन जिसमें गहराई से प्रश्न पूछे जाते हो। तो ऐसा कोई भी मेथड, विधि जो भी है, क्वेश्चन है, उपकरण है, साधन है, उसी को हम क्या कहेंगे कि ये व्यापक है। अर्थात बालक के सभी प्रकार के चिंतन शामिल हो, बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी पक्षों की जानकारी हो सके। सिर्फ उसके ज्ञान की ही पुष्टि ना हो कि उसे कितना है, साथ ही साथ उसके भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों की भी स्पष्ट जानकारी अगर होती हो तो ऐसे साधन, उपकरण या विधियों को ही कहा जाता है? विश्वसनीय कहा जाता है, या विश्वसनीय नहीं, व्यापकता कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें आज टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। तो ऐसे साधन, उपकरणों या विधियों को ही व्यापकता कहा जाता है, या ऐसी चीजों को ही व्यापकता में शामिल किया जाता है। अगला है उपयोगिता। बिल्कुल साथियों, इस जीवन में, इस प्रकृति में आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो उपयोगी तो होना ही चाहिए। तो आप शिक्षा भी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मूल्यांकन ही कर रहे हैं, तो ऐसा तो होना चाहिए कि वो उसके जीवन से उपयोगी हो। तो ऐसे साधन, उपकरण या विधियां जो जीवन के लिए उपयोगी हो, अर्थात नवीन परिस्थिति में वो उपयोग में आती हो, काम में आती हो, आगे वो चीजें रिलेट करती हो, कनेक्टिंग करती हो, व्यवहारिक हो, ऐसी अगर किसी भी मूल्यांकन में, किसी भी विधि में या साधन में गुण है तो उसे उपयोगिता कहा जाता है। और एक आवश्यक गुण माना गया है कि उसमें उपयोगिता भी होनी चाहिए, अर्थात आगे की चीजों में भी वो शामिल होनी चाहिए, काम आनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो आगे की चीजों के संदर्भ में महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगली विशेषता है विभेदीकरण की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिफरेंशिएशन पावर होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों का विभेदीकरण करने की क्षमता हो। अर्थात बच्चों में विभेद करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि बालकों के बारे में, उनके बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके। उनका वर्गीकरण करने में, वर्गीकरण मतलब इस प्रकार से नहीं करना है कि क्लास के हिसाब से उनको डिवाइड कर देंगे कि होशियार है, कमजोर है। कम से कम जांच करने वाले को यह स्पष्ट होना चाहिए कि इसका स्तर जो है ज्ञान का, चीजों को समझने का, जो इसकी बोध है वो किस स्तर का है, हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें कि ये एवरेज है या टैलेंटेड है या हमारा बिलो एवरेज है, आदि चीजों की जानकारी मिले। अर्थात हमारा जो भी मूल्यांकन किया जा रहा है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार की चीजें शामिल की जानी चाहिए, जैसे कठिन स्तर की, उससे कठिन और बहुत अधिक कठिन और सामान्य स्तर की चीजें भी, ताकि मतलब कहने का मतलब है, सरल शब्दों में इसको समझें तो गधे और घोड़े में अंतर स्पष्ट करना। अर्थात ऐसे क्वेश्चन से ऐसी विधियां होनी चाहिए जो विभेदीकरण की क्षमता रखती हो, अर्थात बच्चों में अंतर स्पष्ट करती हो। यानी कि कोई बच्चा अगर 10 दिन ही पढ़ा है, कोई 1 महीने पढ़ा है और कोई 6 महीने पढ़ा है, तो ऐसा मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि उनका स्पष्ट हो कि हाँ इसने ज्यादा मेहनत की, इसने कम। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, तो जो लोग 1 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू किए थे उनके भी सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, और जो 6 महीने पहले से पढ़ रहे थे उनका तो खैर है ही है वो पढ़ा हुआ, तो सबके लगभग समान अंक आ गए। तो अगर ऐसा कोई परीक्षा की जा रही है और जिसमें सभी बच्चों के, अगर मान के चलिए कोई परीक्षा की गई 100 अंक की और सभी बच्चों के 90+ आ गए, तो उसे हम कहीं ना कहीं विभेदीकरण की क्षमता वाला मूल्यांकन नहीं मानेंगे, क्योंकि सारे बच्चों के एक जैसे नंबर आ गए तो उसने कहां डिफरेंशिएशन किया। हो सकता है सारे बच्चे होशियार हों, लेकिन फिर भी तो कोई भी मूल्यांकन ऐसा, मतलब ऐसा निश्चित तौर पर हो ही नहीं सकता कि सारे बच्चों के बिल्कुल अच्छे नंबर ही आ जाए। तो सभी प्रकार के अगर बच्चे उसमें आ रहे हैं, किसी के 50, किसी का 80, किसी का 90 है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उसमें विभेदीकरण का गुण है। तो विभेदीकरण से मतलब क्या है? बच्चों में विभेद करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि बालकों की या उनके बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके, उनका वर्गीकरण किया जा सके, उनकी सही स्तर की जांच की जा सके, आदि आदि उसमें क्षमताएं होनी चाहिए। तो उसी को कहते हैं विभेदीकरण की क्षमता। अगला है मूल्यांकन के प्रकार। क्या होते हैं मूल्यांकन के प्रकार? तो अक्सर पूछा जाता है कि मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं। तो मूल्यांकन के हमारे 2 प्रकार होते हैं। पहला है निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसे संरचनात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं।
या इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दूसरा है हमारा योगात्मक या संकल्पनात्मक भी कहते हैं, या अंतिम मूल्यांकन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं सम्मेटिव इवैल्यूएशन या सम्मेटिव असेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो मूल्यांकन के हमारे दो प्रकार होते हैं, बिल्कुल एक एक को बहुत अच्छे से जानेंगे कि ये क्या होते हैं। चलते हैं पहले की ओर। निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कहता है? तो साथियों, हमारे मूल्यांकन जो है दो प्रकार से किया जाता है, अर्थात इस बात से स्पष्ट यह है, इसको समझेंगे तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हम मूल्यांकन को दो प्रकार से इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम एक बार तो क्या कर रहे हैं, बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं, जब उसको चीजें करा रहे हैं तो साथ के साथ ही उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। और एक बार ऐसा होता है कि फिर सत्र के अंत में या काम को खत्म करने के बाद हम करते हैं। तो इस प्रकार से वो चीजें चलती हैं। तो उसी में निर्माणात्मक क्या है, तो जब बालकों की लगातार प्रतिपुष्टि या फीडबैक के लिए क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। बालकों की लगातार प्रतिपुष्टि या फीडबैक के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है या उसके लिए सहायक होता है। जब निर्माणाधीन कार्यों के मध्य यानी कि चीजें अभी चल रही हैं और उसके बीच बीच में ही क्या किया जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। और समझेंगे अभी से डिटेल में। यह मूल्यांकन कब किया जाता है, यह मूल्यांकन अगर जैसे हम पाठ पढ़ा रहे हैं तो पाठ के पढ़ाने के जब बीच बीच में ही शिक्षण के दौरान हम उसमें जांच करते रहते हैं, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। अर्थात यह सत्र के बीच बीच में ही किया जाता है। अब हो सकता है वो पाठ पढ़ाया जा रहा है तो वो बीच बीच में हो गया। अगर हम पूरे शैक्षिक सत्र की बात करें तो उसके संदर्भ में चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। तो कहने का मतलब है, जब सत्र के यानी कि सत्र से मतलब शैक्षिक सत्र की बात नहीं हो रही है, जो भी हम काम कर रहे हैं अगर वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है तो उसके बीच बीच में ही जब हम उसकी जांच करते रहते हैं कि कितना हो गया, कितना ठीक हो गया, कोई कमी तो नहीं है, आदि आदि, कि बच्चा कितना सीख पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय ये जांच करते हैं कि बच्चों ने अभिवृत्ति और ज्ञान को कितना ग्रहण किया है और कहां पर कमी चल रही है। तो जैसे कि पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक बीच बीच में क्या करते हैं, विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल तुलनात्मक चीजें जब की जाती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा या आप शिक्षण में जब करते हैं तो पाठ्य योजना के संदर्भ में या कक्षा में शिक्षण के संदर्भ में हरभट्ट ने अपनी पंचपदीय प्रणाली दी है, जिसमें कि पहले प्रस्तावना होती है, जिसमें पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपका प्रस्तुतिकरण होता है, फिर होता है तुलना। तो तुलना क्या होती है, तुलना के संदर्भ में हम विकासात्मक क्वेश्चन पूछते हैं। अर्थात जब हमने शुरुआत में बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे टॉपिक पढ़ाने से पहले, तो बच्चों को कुछ चीजें पता थी, कुछ चीजें नहीं पता थी, लेकिन जब हम टॉपिक को एक्सप्लेन कर देते हैं तो फिर से एक बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो कुछ बच्चे उसमें जवाब दे पाते हैं, कुछ नहीं। जो नहीं दे पाते फिर उनको समझाने के लिए सामान्यीकरण किया जाता है और फिर हमारा अनुप्रयोग किया जाता है। यही हरभट्ट की पंचपदीय प्रणाली कहती है। तो जब हम बीच बीच में ही काम के दौरान बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं। और वहीं हम एक शैक्षिक सत्र की बात करें, एक एजुकेशनल ईयर की बात करें, तो उसके संदर्भ में आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि बच्चों के वीकली टेस्ट कराए जाते हैं, मंथली टेस्ट कराए जाते हैं, यूनिट टेस्ट कराए जाते हैं, है ना। तो वही क्या है, अक्सर आपने सुना होगा बच्चे बताते हैं कि हमारे एफए चल रहे हैं, हमारे ऐसे चल रहे हैं, वो यही है फॉर्मेटिव। जो बीच बीच में यूनिट टेस्ट हैं आपके, जो आपके मंथली टेस्ट हैं, वो आपके एफए वही हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि जो बीच बीच में किया जा रहा है। तो वही सब क्या है, हमारे निर्माणात्मक मूल्यांकन है। एक बार शुरू से देखेंगे इसको, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। तो जब लगातार बच्चे की फीडबैक लेने के लिए बीच बीच में ही, काम के दौरान बीच बीच में ही जानकारियां निकाली जा रही हैं, मूल्यांकन किया जा रहा है, अर्थात सत्र के बीच बीच में ही, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं उसके बीच बीच में ही हम उस चीज को मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना जाना, कहां कमियां चल रही हैं। तो उसी को कहते हैं निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि बालक को पढ़ाते समय बीच बीच में क्वेश्चन पूछे जाने से किया जा सकता है। या एक शैक्षिक सत्र की बात करो तो जो आपके यूनिट टेस्ट हैं, मंथली टेस्ट हैं, वीकली टेस्ट हैं, वो सब आपके क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। वहीं इसी ओर की तरफ दूसरा हमारा है योगात्मक मूल्यांकन।
या संकल्पनात्मक मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव असेसमेंट। तो ये कब किया जाता है? इसका प्रयोग अंत में किया जाता है, जब कोई कार्य खत्म किया जाता है तो उसके बाद जब हम उसको करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उसे योगात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। ये कब किया जाता है? ये किसी भी काम के अंत में किया जाता है, किसी भी सत्र के अंत में किया जाता है। चलिए और जानते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने, अगर पाठ को पढ़ा दिया, अगर पाठ के बीच बीच में कर लिया तो फॉर्मेटिव। अब पाठ खत्म हो गया तो एक टीचर ने क्या किया, एक प्रश्नावली हल करवाई बच्चों से, होती है ना, एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है, हमारा समेटिव असेसमेंट हो रहा है या योगात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है। और वहीं एक शैक्षिक सत्र की बात करें, एक एजुकेशनल ईयर की बात करें, तो जैसे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, एनुअल एग्जामिनेशंस होती हैं, ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हो गए फिर, हमारे समेटिव असेसमेंट, क्योंकि ये सत्र के अंत में किए जा रहे हैं। साथियों, उम्मीद है कि आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन अभी हम इस बिंदु को यही नहीं छोड़ेंगे, इसको और भी डिटेल समझेंगे, दोनों को कंपैरिजन करते हुए अंतरों के साथ, उसके बाद कोई कमी नहीं रहेगी। तो एक बार फिर से देखते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन कैसा है, जिसमें फीडबैक जो है साथ ही साथ मिलता रहता है, पढ़ाई के दौरान ही इसमें क्या मिलता रहता है, हमें फीडबैक मिलता रहता है। जबकि योगात्मक मूल्यांकन में जो फीडबैक है वो कब मिलता है, सत्र के अंत में मिलता है या लास्ट में मिलता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन को क्या माना है, एक सतत प्रक्रिया माना है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है बार 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 बार। जबकि योगात्मक तो अंत में किया जा रहा है, एक बार किया जा रहा है, इसलिए इसको असतत प्रक्रिया माना है, क्योंकि यह विषय वस्तु पढ़ाने के बाद या सत्र के अंत में किया जाता है। तो याद रखना, सतत प्रक्रिया किसको माना गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को माना गया है। जो हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन है वो एक सतत प्रक्रिया है, जबकि योगात्मक एक असतत प्रक्रिया है, क्योंकि ये अंत में की जाती है। अगला अंतर है, निर्माणात्मक मूल्यांकन को क्या माना है, एक प्रक्रिया माना गया है, ये एक प्रोसेस माना गया है। जबकि योगात्मक मूल्यांकन को हमने क्या माना है, एक उत्पाद या प्रोडक्ट माना है, क्योंकि अंत में मिल रहा है और इसके बाद इसमें कुछ नहीं होने वाला। अर्थात निर्माणात्मक मूल्यांकन बच्चों की ग्रहणात्मक शक्ति को, जो इन्होंने ग्रहण किया है, जो ग्रहणात्मक शक्ति है, उसको जांचता है और उसको अनुदेशन करने में सहायक होता है, मदद करता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन से बच्चों की ग्रहणात्मक शक्ति और उसके अनुदेशन करने की जो चीजों के लिए वो सहायक माना जाता है। वहीं हमारा योगात्मक मूल्यांकन बच्चों को पढ़ाए हुए पाठ के बारे में या चीजों के बारे में ज्ञान को जांचने में क्या करता है, सहायता करता है। और जानेंगे इसके अंतर, बिल्कुल, ताकि अंतर क्लियर हो जाए। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसमें विषय वस्तु को संक्षिप्त रूप में या टुकड़ों में या पाठ में लिया जाता है, क्योंकि 2 पाठ पढ़ा ही टेस्ट हो गया। वीकली टेस्ट ऐसे ही होते हैं, मंथली टेस्ट उसमें थोड़ा थोड़ा सिलेबस आता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन कैसे होता है, टुकड़ों में होता है। इसमें किसी भी चीज को कैसे लिया जाता है, संक्षिप्त रूप से या पार्ट्स में या छोटे छोटे भागों में लिया जाता है। वहीं योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, विषय वस्तु को व्यापक रूप से लिया जाता है या कंप्लीट रूप से लिया जाता है। व्यापक प्रक्रिया नहीं बोल रहे हैं यहां इसको, हम बोल रहे हैं इसमें व्यापक रूप से लिया जाता है, अर्थात इसमें सभी चीजों को एक बार में शामिल किया जाता है। जैसे आपके एनुअल एग्जाम्स होते हैं तो उसमें पूरी बुक आ जाती है, या बुक में अगर 12 चैप्टर हैं तो 8, 9, 10 चैप्टर तक आ जाते हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, व्यापक रूप से वस्तुएं या जो भी चीजें ली जाती हैं, जबकि निर्माणात्मक में टुकड़ों में या संक्षिप्त में लिया जाता है। और इसकी अंतिम विशेषता हमारी, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन के बाद उसमें सुधार करने की संभावना होती है। बिल्कुल साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है कि मूल्यांकन के संदर्भ में जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसके बाद बच्चों की चीजों में सुधार किया जा सकता है। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन के बाद सुधार संबंधी क्षमता है वो बहुत कम पाई जाती है, या उसके बाद मूल्यांकन के बाद, योगात्मक मूल्यांकन के बाद सुधार की जो क्षमता है वो लगभग ना के समान पाई जाती है, क्योंकि फॉर्मेटिव के बाद उन कमियों पर दोबारा से काम किया जाता है, उनको सुधार किया जाता है और फिर योगात्मक लिया जाता है कि अब बच्चों ने कितना सीखा। तो निर्माणात्मक इसलिए ही क्या मानी गई, एक प्रोसेस मानी गई है, और जबकि योगात्मक अंत में, इसलिए उसको उत्पाद के नाम से जाना जाता है या माना जाता है। इसी क्रम में अगला बिंदु, एक महत्वपूर्ण बिंदु इनमें से,
जिसमें कि सबसे ज्यादा हमारा पहला है। तो मूल्यांकन के वर्गीकरण या अक्सर पक्ष पे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं, क्योंकि हम बच्चे का मूल्यांकन कर ही इन 3 पक्षों का रहे हैं। 3 पक्ष होते हैं इसके मुख्यतः, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अर्थात हम बच्चों के संदर्भ में ज्ञान को, उनके भाव को और उनके क्रियात्मक रूप से जो चीजें हैं उनका ही मूल्यांकन करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य यानी कि शिक्षा के संदर्भ में बालक का मूल्यांकन करने से मतलब ही यह है तो इसमें हमारा ज्ञानात्मक है। तो मूल्यांकन का वर्गीकरण या पक्ष में 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में अगर हम बात करें तो इसमें 6 होते हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावात्मक में आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, अवधारणा, व्यवस्थापन तथा चरित्रीकरण 6 इसके होते हैं। और वही क्रियात्मक में हमारे 5, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, निर्दिष्ट अनुक्रिया, यंत्रीकरण, जटिल प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया। जिसमें कि साथियों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ज्ञानात्मक, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के नाम से इसे जाना जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव जो हमारा पक्ष है वह उसको किसने दिया है, हमारा बीएस ब्लूम ने दिया 1956 में। ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव जो हमारे नॉर्म्स हैं उनको दिया बीएस ब्लूम ने दिया, जिसमें उन्होंने इसके 6 स्टेप बताए हैं। अक्सर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इन्होंने बिल्कुल क्रम से बताए हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, फिर हमें विश्लेषण की क्षमता आती है, फिर संश्लेषण की और फिर मूल्यांकन की। इंग्लिश में भी मैंने इसको बताया है क्योंकि हिंदी में कई बार थोड़े से कंफ्यूज कर जाते हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष के हमारे ये 6 हमारे क्रम से इन्होंने इसको बताया है। पहले ज्ञान होगा, फिर हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोध की क्षमता आती है, फिर एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग की क्षमता आती है, फिर हम चीजों को विश्लेषण कर सकते हैं यानी कि एनालिसिस कर सकते हैं, फिर हम चीजों को जोड़कर कुछ नया बना सकते हैं यानी कि संश्लेषण कर सकते हैं, और फिर हम चीजों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो साथियों ये क्या होता है इनके अंदर डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में इतना डिटेल नहीं आता है। अननेसेसरी किसी को ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, हमें अपनी परीक्षा के आधार पर पढ़ना है। तो बिल्कुल, लेकिन इतना जरूर याद रखेंगे कि इसके स्टेप्स सारे याद होने चाहिए और निश्चित क्रम में बिल्कुल याद होने चाहिए। कई बार इनको क्रम से लगाने के लिए भी पूछ लेता है। तो याद रखेंगे ज्ञानात्मक या कॉग्निटिव जो हमारे नॉर्म्स हैं बीएस ब्लूम के द्वारा दिए गए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन, ये 6 इसके बताए गए हैं। जानते हैं अगला हमारा भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव नॉर्म्स, जो कि दिए हमारे क्रोथवेल ने 1965 में, जिसमें इन्होंने 6 स्टेप्स बताए हैं इसके। पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के संदर्भ में आग्रहण करते हैं, रिसीविंग करते हैं, फिर हम उससे संबंधित रेस्पॉन्डिंग करते हैं यानी कि अनुक्रिया करते हैं, फिर चीजों को वैल्यू देते हैं यानी कि अनुमूल्यन करते हैं, और फिर हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है जिसको अवधारणा कहते हैं, और फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवस्थापन, और फिर कैरेक्टराइजेशन यानी कि चरित्रीकरण हमारे अंदर आता है। इस प्रकार से हमारा भावात्मक विकास होता है अकॉर्डिंग टू क्रोथवेल, जिसमें इन्होंने इसके 6 स्टेप्स बताए हैं। इनका भी क्रम थोड़ा सा याद रखेंगे, नामों को याद रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी याद इस बात को याद रख लीजिए अच्छे से, बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि ज्ञानात्मक तो हमें हर हाल में याद होने ही चाहिए। एक बार को भावात्मक और क्रियात्मक थोड़े धुंधले भी याद होंगे तो चल सकता है, लेकिन ज्ञानात्मक पक्ष आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए निश्चित तौर पर। अगला और तीसरा हमारा जो मूल्यांकन के पक्ष हैं उसमें क्रियात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर नॉर्म्स, जिसमें हमारे सिम्पसन के अनुसार 5 हैं और बीएस ब्लूम ने भी दिए हैं, उसमें इन्होंने इसको 6 बताया है। तो ये 5 होंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू सिम्पसन लिखे हुए हैं, तो इसलिए 5 होंगे हमारे। ये 1966 में सिम्पसन ने दिए 5, बीएस ब्लूम वाले 6 हैं, लेकिन उनको ज्यादा नहीं पूछा जाता, सिम्पसन वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सिम्पसन के अनुसार क्रियात्मक पक्ष या साइकोमोटर जो नॉर्म्स है हमारे वो 5 हैं, जिसमें हमारा पहला है प्रत्यक्षीकरण, फिर व्यवस्था, फिर निर्दिष्ट अनुक्रिया, यंत्रीकरण और जटिल प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया। पहले हम किसी भी चीज को संदर्भ में देख करके उसको अपना परसेप्शन मेकिंग करते हैं, फिर उनको व्यवस्थित करते हैं सेट, फिर उनको हम निर्दिष्ट अनुक्रिया करते हैं उसके अनुसार, फिर उनका यंत्रीकरण यानी कि मैकेनिज्म करते हैं उसके बाद जटिल प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया यानी कि कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्सेस करते हैं।
तो इसी के साथ हमने जाने कि मूल्यांकन के हमारे कितने पक्ष हैं, जिसमें 3 बताए हमने, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक हमारे दिए हैं बीएस ब्लूम ने, भावात्मक क्रॉथवेल ने और क्रियात्मक हमारे दिए हैं सिम्पसन ने। तो बिल्कुल भी इनको बोलना नहीं है, अच्छे से याद रखना है। लेकिन ज्ञानात्मक को किसी भी हाल में नहीं बोलना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें हमारे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसी क्रम में अगला है मूल्यांकन के प्रतिमान यानी कि पैटर्न्स ऑफ लर्निंग। बिल्कुल साथियों, इस पर भी हमारा क्वेश्चन आता है अक्सर, एग्जाम्पल के साथ कई क्वेश्चन हमारे सीटेट के पेपर में देखने को मिल जाते हैं कि वो पूछ लेता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अधिगम के लिए आकलन हो रहा है, अधिगम का आकलन हो रहा है या अधिगम के रूप में आकलन हो रहा है। तो उसी को कहते हैं पैटर्न्स ऑफ लर्निंग या मूल्यांकन के प्रतिमान या पैटर्न ऑफ इवैल्यूएशन के नाम से, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो जानते हैं साथियों इन तीनों को, ये क्या होते हैं, एक एक को डिटेल से। तो पहला है अधिगम के लिए आकलन या मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। बिल्कुल, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, अधिगम के लिए आकलन। तो साथियों जो हमने अभी पढ़ा था, जो हमारे मूल्यांकन के प्रकार थे 2, एक हमारा निर्माणात्मक और योगात्मक, ये उन्हीं में से या उन्हीं पर ही आधारित होते हैं। अर्थात जब क्या हो हमारा अधिगम के लिए आकलन, यानी कि यह किस पर निर्भर है, यह निर्माणात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है। अर्थात जब हम किसी काम को करते समय बीच बीच में जांच करते हैं कि वह अधिगम कितना हुआ है, ठीक है, या कैसे हो रहा है। तो जब इस प्रकार से किसी कार्य को करते करते उसमें बीच बीच में जांच की जाती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग या अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। जैसे खाना बनाते समय बीच बीच में हम क्या करते हैं, भोजन को निकाल के थोड़ा थोड़ा चेक करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, अधिगम के लिए आकलन हो रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है। तो याद रखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि जब किसी कार्य को करते करते बीच बीच में ही उसमें जांच की जा रही हो। अक्सर इसमें एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आया हुआ भी क्वेश्चन है कि एक बावर्ची खाना बनाते समय बीच बीच में भोजन को चेक करता है, तो बताइए वह अधिगम के लिए क्या कर रहा है, अधिगम के लिए आकलन कर रहा है, अधिगम का आकलन कर रहा है या अधिगम के रूप में आकलन कर रहा है। तो उसका उत्तर बनता है कि वो बीच बीच में चेक कर रहा है। अर्थात यहाँ पर निर्माणात्मक मूल्यांकन हो रहा है। अर्थात यही क्या हो जाएगा, हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाएगा। अगला है अधिगम का आकलन या असेसमेंट ऑफ लर्निंग या अधिगम का मूल्यांकन। तो जब अधिगम का आकलन या अधिगम का मूल्यांकन बोले तो इसका मतलब है कि यहां पर योगात्मक मूल्यांकन हो रहा है। अर्थात ये किस पर आधारित होता है, योगात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ना होकर के ये किस पे हो गया, अब समेटिव असेसमेंट हो गया ये। अर्थात अब सत्र के अंत में हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, योगात्मक या समेटिव असेसमेंट कहेंगे। जब हम काम को खत्म करके उसकी जांच अंत में करते हैं तो वह अधिगम का आकलन कहलाता है। जैसे कोई अध्यापक अपने बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों को भ्रमण पर चिड़ियाघर दिखाने ले जाता है और फिर अगले दिन कक्षा में बच्चों से जानवरों से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वह कर रहा है अधिगम का आकलन। क्योंकि काम खत्म होने के बाद, सारी चीजें होने के बाद उनसे संबंधित जांच की जा रही है, यानी कि समेटिव असेसमेंट जब शामिल होता है तो उसी को ही हम कहते हैं अधिगम का आकलन या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगला है इसी क्रम में हमारा अधिगम के रूप में आकलन या अधिगम के द्वारा आकलन या असेसमेंट एज ए लर्निंग कहेंगे इसे। जब हम यह जांच करते हैं कि दूसरे छात्रों से वह कितना आगे है और कितना पीछे, या फिर हम अन्य चीजों से या अन्य चीजों को या अन्य पक्षों से तुलना करते हुए पिछले परिणाम, वर्तमान के जो भी परिणाम हैं उन सब से तुलना करते हुए जब हम किसी चीज का आकलन करते हैं तो वहां पर हमारा अधिगम के रूप में आकलन या अधिगम के द्वारा आकलन कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे अधिगम के 3 पैटर्न हो गए, मूल्यांकन के 3 पैटर्न हो गए कि पहला हो गया अधिगम के लिए आकलन जब बीच बीच में किया जा रहा है, दूसरा हो गया अधिगम का आकलन जब सत्र के अंत में किया जा रहा है, और तीसरा हो गया अधिगम के रूप में आकलन जो सत्र के ना बीच में ना अंत में, ये क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन करते हुए पिछली चीजों को, नई चीजों को, वर्तमान की चीजों को, अन्य पक्षों को सबसे कंपैरिजन करते हुए किया जा रहा है। तो वह क्या हो गया, हमारा अधिगम के रूप में या अधिगम के द्वारा आकलन होता है यहाँ पर।
तो इसी के साथ हमने ये जाने अधिगम के या मूल्यांकन के प्रतिमान क्या हैं। अब इसके साथ हमारे इस चैप्टर का कंप्लीट कंक्लूड सार जिसे कह सकते हो, और जो वर्तमान में हमारी मूल्यांकन पद्धति भी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। वर्तमान में हमारी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोसेस है, अर्थात हमारी शिक्षा में, हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। तो वो क्या है? तो जैसा कि हमने जाना कि सतत किसे कहते हैं, व्यापक किसे कहते हैं, हमने बताया कि हम कभी फॉर्मेटिव करते हैं, फिर सम्मेटिव करते हैं, और उसके कुछ अपनी क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं। उनमें वैधता होनी चाहिए, उनमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उनमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, विभेदीकरण की क्षमता होनी चाहिए, और वो इस प्रकार से चीजें होनी चाहिए कि बीच बीच में भी हो और सत्र के अंत में भी हो, और सभी प्रकार के इसमें गुण भी शामिल हो। तो कहीं ना कहीं इसी को ही शॉर्ट कंक्लूजन, इस बात को अगर हम समझें तो इसका मतलब यही क्या है, हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं करेंगे, इसको पूरा कंटिन्यूअस अच्छे तरीके से इसको एक एक बिंदु पर चर्चा करके समझेंगे कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता क्या है। तो सबसे पहले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत शब्द का क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। सतत मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार या कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार सतत मूल्यांकन का मतलब है कि लगातार चलने वाली कोई प्रक्रिया, अर्थात बच्चों का लगातार रूप से मूल्यांकन चलते रहना चाहिए। उनकी कमियां, उनकी जो चीजें बढ़ रही हैं, उन सब के बारे में निरंतर रूप से पता चलते रहना चाहिए। इस बात से इसी प्रक्रिया के संदर्भ में इसको सतत मूल्यांकन कहा गया है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो कि पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूप से चलता रहता है। तो वर्तमान में जो हमारी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति है, उसमें सतत से मतलब लगातार इस सत्र के पूरे सत्र भर विभिन्न प्रकार से या औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से किसी न किसी प्रकार से उसका आकलन चलता रहता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है, आदि आदि चीजों को करते रहते हैं। और समझेंगे इसे डिटेल में। सतत आकलन का एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये आकलन जो चल रहा है सतत, ऐसा नहीं है कि इसमें परीक्षा का मोड आ गया, मतलब परीक्षाओं के दौरान ही इस तरीके से चल रहा है कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, या इसमें एकदम से बिल्कुल गुथा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये लगभग दोनों प्रक्रिया समान रूप से ही चलती रहती हैं। तो सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें ना सिर्फ विषय आधारित, बल्कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ विषय से संबंधित चीजों का आकलन किया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ जो हमारी अन्य गतिविधियां भी हैं, जो सह पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अलावा और भी जो चीजें बच्चों की हो रही हैं, गतिविधियां हैं, आदि आदि जो भी अन्य क्रियाएं भी हैं, उनका भी नियमित रूप से इसमें क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। और ये कैसे होता है, हम इसको सतत कैसे कहेंगे, जब कभी निर्माणात्मक रूप से हो, कभी योगात्मक रूप से हो, और दोनों मिलकर इस प्रकार से जब ये दोनों चीजें चलती रहती हैं, दोनों प्रकार से इसका मूल्यांकन बच्चे का होता रहता है, तभी उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा मूल्यांकन कैसा चल रहा है, सतत मूल्यांकन चल रहा है। कैसा चल रहा है, सतत मूल्यांकन। तो सतत से मतलब कभी निर्माणात्मक हो, कभी योगात्मक हो, सभी प्रकार से सभी चीजों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सिर्फ शैक्षिक जो पाठ्यक्रम है उसी पर नहीं, साथ में सह पाठ्य क्रम की जो एक्टिविटीज हैं उनको भी आकलन किया जा रहा है। और एजुकेशन यानी टीचिंग और एग्जामिनेशन से लगभग समान रूप से शामिल हैं, चीजें एकदम साथ साथ चल रही हैं। तो उसी को कहा जाता है सतत मूल्यांकन। अब अगला है व्यापक मूल्यांकन से क्या मतलब है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में हमने सतत का मतलब जाना, अब जानते हैं व्यापक मूल्यांकन से क्या मतलब है। तो व्यापकता से आशय इस बात से है कि बच्चे में समस्त कौशल या गुणों का विकास होना चाहिए। हमारा मूल्यांकन इस प्रकार का हो कि उसके गुणों और कौशलों का उसमें ज्ञान होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए क्योंकि वो कितने विकसित हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो विकसित नहीं होंगे तो फिर फायदा क्या है। जिसमें क्या है कि शारीरिक हुआ, मानसिक हुआ, सामाजिक हुआ, नैतिक हुआ या संवेगात्मक विकास हुआ, सभी प्रकार के विकासों का, पक्षों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष ही नहीं, उसके अन्य पक्षों का भी, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए सभी प्रकार के पक्षों का विकास होना आवश्यक है। इसलिए इन सभी पक्षों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इन सभी चीजों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और उसमें क्या होने चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मूल्यांकन कर लिया तो सिर्फ, कहीं ना कहीं वो वास्तव में बच्चे के लिए वैध होने चाहिए।
विश्वसनीय होने चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए और विभेदीकरण की क्षमता होनी चाहिए। ये मैंने अभी आपको सभी बताए थे कि कौन कौन से गुण हैं। वैधता का मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है। अगर आपने नहीं समझ में आए तो एक बार थोड़ा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो ये सारी क्षमताएं, ये सारे गुण हमारे मूल्यांकन में होने चाहिए। इसी का मतलब क्या है कि व्यापकता से है। और क्या होना चाहिए, बालक के सभी प्रकार के चिंतन शामिल हो, जैसा कि मैं आपको वहां भी बताया था कि ऐसे ऐसे गुण माने गए हैं, ये हमारे मूल्यांकन में होने चाहिए। बच्चे के सभी प्रकार के चिंतन से संबंधित चीजें हों, बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी पक्षों की जानकारी मिले, तो ऐसी विधियों साधनों को ही विश्वसनीय कहा जाता है। मैंने बताया था, तो विश्वसनीय हो गया तो ये सारी चीजें शामिल हो गई, तो समझो हमारा मूल्यांकन भी कैसा हो गया, हमारा व्यापक हो गया। कैसा होना चाहिए हमारा मूल्यांकन, सृजनशीलता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। बच्चे की सिर्फ व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पता ही नहीं लगाना है, उनको पता भी लगाना है और उनकी कठिनाइयों को दूर भी करने वाला होना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, उसी को ही क्या कह रहे हैं हम, व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। और जानते हैं इसको, बच्चों की इससे रुचि का ज्ञान होना चाहिए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया कैसी चल रही है, उसमें क्या कमी है, क्या जोड़ना है, इन सब की भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही बच्चे में परीक्षा के प्रति कोई डर या दबाव नहीं होना चाहिए, उसको कोई भय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वो ऐसा होना चाहिए कि वो भय और दबाव से बिल्कुल मुक्त हो। बच्चे खुद से अपने आकलन के लिए प्रोत्साहित हो, उनको खुद इसको अपना मूल्यांकन से संबंधित क्रियाओं में शामिल होने में खुद से इच्छा हो, खुद से अभिप्रेरित हो। इस प्रकार की चीजें उसमें होनी चाहिए। अर्थात जब ऐसी ऐसी सभी चीजें होती हैं तो समझो कि हमारा मूल्यांकन कैसा है, सतत एवं व्यापक। लगातार रूप से बच्चे की जारी प्रतिपुष्टि निकाली जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है और सभी पक्षों का अच्छे से उसमें मूल्यांकन किया जा रहा है। तो इसी को हम कंक्लूड रूप से कह सकते हैं कि यही हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। लेकिन इसमें हम कई बार साथियों कुछ गलत चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से हमने कुछ चीजों को मान लिया है कि ये इसके अंतर्गत आएंगी, तो वो गलत है साथियों। जानते हैं कि किन बिंदुओं को हमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं जोड़ना है, या इसका मतलब इन चीजों से बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये परीक्षा का मतलब है कि परीक्षा होते रहनी चाहिए सत्र भर लगातार, तो ऐसा कुछ नहीं है कि परीक्षा के लिए नहीं हो रहा है। ये आपके सटीक या बालक के सटीक पक्षों की जानकारी करने के लिए, उनका निश्चित रूप से स्पष्ट मूल्यांकन करने के लिए एक प्रक्रिया है। लेकिन ये परीक्षा नहीं कह सकते, इसे हम मूल्यांकन ही कहेंगे। तो परीक्षा का पर्याय नहीं माना गया है। सतत और व्यापक मतलब क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं बार बार पेपर होते रहने चाहिए, तो ये पेपर होना या परीक्षा होने से मतलब नहीं है, वो तो बस एक साधन है मात्र। लेकिन इसको इस तरीके से हमें प्रयोग नहीं करना है या शामिल नहीं करना है कि ये परीक्षा जैसा लगे। इसमें तो बच्चे को खुद से आनंद आना चाहिए, खुद से उसमें रुचि आनी चाहिए, उसको बिल्कुल भय ही नहीं होना चाहिए परीक्षा का। इस प्रकार से चीजें होनी चाहिए। तो याद रखना साथियों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब परीक्षा बिल्कुल भी नहीं है या परीक्षा का पर्याय ये नहीं है। इसका आशय बच्चों को ग्रेड देना, अंक देना, फेल पास करना, सर्टिफिकेट देना भी बिल्कुल नहीं है। ये सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं किया जा रहा है, बच्चे को फेल पास करने के लिए नहीं किया जा रहा है ना। इसका मूल्यांकन करना बच्चे के सभी पक्षों की जानकारी लेना, उनमें सुधार करने संबंधी जो भी योजना है उनको बनाना, अपनी शिक्षण जो भी चीजें हैं उनका मूल्यांकन करना। इसमें मूल्यांकन में सिर्फ बच्चे का ही मूल्यांकन नहीं होता है, साथ ही साथ व्यवस्था का, शिक्षक का, शिक्षण विधियों का, सभी चीजों का मूल्यांकन होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को फेल पास करना, अंक देना, सर्टिफिकेट देना इसलिए ये किया जा रहा है। ये समस्त प्रक्रिया बच्चे, शिक्षक, माहौल, वातावरण सभी चीजों का मूल्यांकन है। इसमें हम बच्चों को करने के पीछे हमारा कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम इससे बच्चों को डिवाइड करेंगे कि ये मंद बुद्धि बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, होशियार हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने स्तर पर इन चीजों को थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन हमें ये चीजों को कभी भी बच्चों के बीच में जाहिर नहीं करना है, या इस प्रकार कभी भी उद्देश्य बच्चों का वर्गीकरण करना नहीं है। बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना भी बिल्कुल नहीं है कि बच्चे पढ़ें, फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, आदि आदि। बिल्कुल भी डर का भाव का कोई वो नहीं है, परीक्षा का भाव इसमें कोई नहीं माना गया है। ये बच्चे की प्रकृति की तुलना अन्य बच्चों से करना भी बिल्कुल नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों, इन बिंदुओं को बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं जोड़ेंगे। सीसी के संदर्भ में परीक्षा, बच्चों का डिवाइडेशन होगा, फेल कर पाएंगे, पास कर पाएंगे, ग्रेड दे पाएंगे, अंक दे पाएंगे, तो इन सब चीजों का इससे संबंधित कोई भी बात नहीं की गई है। तो साथियों, आज की क्लास में
सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वैसे आपके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं बराबर, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर आकर के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो हालांकि माहौल सकारात्मक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है, कोई आपका सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसमें सुधार करने का या जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों का सवाल है कि हमें इन टॉपिक्स की PDF कैसे मिलेगी, हमें अगर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हो, वहाँ पर अपने नाम से मैसेज छोड़ें और अपना क्वेश्चन छोड़ें या PDF लिख कर छोड़ दें। हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे और आपको PDF प्रोवाइड कराने का तरीका बता देंगे। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।